हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि आपका ये जो पूरा वीक होने वाला है, इस पूरे वीक में हम लोग पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पूरे वीक के अंदर जो आपका मॉर्निंग और इवनिंग में मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उस मॉक टेस्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको सारा व्हाट्सएप पर मिल जाता है या फिर आप अपने वेबसाइट से जाकर भी पीडीएफ को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। इससे जुड़कर आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अभी आपकी मॉर्निंग 6 AM क्लास चल रही है और 6 PM पर भी आपका ईवीएस का क्लास ही चल रहा है। ठीक है, ईवीएस का आपका लाइव मॉक टेस्ट वहाँ पर रहता है, तो उस सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेशन में रहेंगे टोटल 30 क्वेश्चन, जिसमें आपका पर्यावरण भी रहेगा और साथ में आपका शिक्षण शास्त्र भी रहेगा। एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, और किसी भी प्रकार के कोर्स को बाय करने के लिए कौन कौन से कोर्स रनिंग है अभी मैं आपको बता देती हूँ। सीडीपी का आपका वीडियो कोर्सेज अभी रनिंग है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट अपना बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ्स पेडागोजी के नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है। ईवीएस के आपके रीट और एमपीटेट के नोट्स अवेलेबल है। यदि आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुछ दर्शनीय स्थल यहाँ पर दिए गए, उनसे संबंधित जिलों के नाम आपको इस साइड दिए गए। आपको यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, श्रीनाथ जी जो है कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से रणकपुर कौन से जिले में है। रणकपुर मंदिर, महावीर जी का मंदिर आपको कौन से जिले में मिलेगा। राजस्थान की नॉर्मली यहाँ पर बात की जा रही है, राजस्थान के सभी जिले हैं। ठीक है, और मैनाल जलप्रपात आपको किस जिले में मिलेगा। और सोनार का किला जो है, इसका एक अलग से आपका प्रश्न भी बना हुआ है, लेकिन यदि इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है कॉलम के अकॉर्डिंग, तो भी आप यहाँ पर आंसर करेंगे। देखो, जो चीज़ें आपको पहले से पता है या फिर आपको 1 या 2 का भी आइडिया है, तो आप आसानी से इस आंसर को यहाँ पर कर सकते हैं। मान लो सोनार का किला, आपने कहीं प्रीवियस ईयर पेपर लगाया होगा और आपने सोनार का किला देखा होगा, तो आपको पता होगा कि जो सोनार का किला है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो क्या मैं इसको इससे मैच कर सकती हूँ? बिल्कुल। मैनाल जलप्रपात के बारे में आपने सुना हो तो ये हमारा भिलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद जिले में, और रणकपुर मंदिर पाली में। ठीक है, ये पाली के अंदर, और महावीर जी मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, तो हमने मैच किस तरीके से किया है। सबसे पहले वाले का आंसर हमारा ई होगा। दूसरा वाला रणकपुर हमें पता था, पाली, महावीर जी सवाई माधोपुर, मैनाल जलप्रपात भिलवाड़ा और सोनार किला जैसलमेर के अंदर। यानी कि हमारा जमा है EABCD यहाँ पर जमा हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मान लो आपको सिर्फ एक चीज़ पता थी, सोनार का किला जैसलमेर के अंदर स्थित है, तो आपने सिर्फ ये अरेंज कर लेना था कि लास्ट वाले का आंसर डी होगा, तो आप डायरेक्टली एक को देखकर अपना आंसर लगा सकते थे। ठीक है, तो ये काफ़ी ट्रिकी है, बोल सकते हैं कि आप कोई भी 1-2 चीज़ें यदि आपको पता है तो आप बहुत इजीली इस चीज़ का आंसर कर पाओगे। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आंसर करने की कोशिश करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि आपसे पूछा गया, भारत के जिस क्षेत्र में सूखा अधिक पड़ता है वह कौन सा उत्तर का मैदान है, पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है या फिर तटीय मैदान है। तो सूखा सबसे अधिक कहाँ पर पड़ता है? पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बहुत सूखा पड़ता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सूखा देखने को यहाँ पर मिलता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ये कुछ आपसे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और आपसे ये बन सकता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फिर आपका आंसर किबुल लामजाओ अगर कहाँ पर स्थित है तो ये स्थित है मणिपुर में। तैरता हुआ इन द सेंस कि बीचों बीच में बना हुआ है। ठीक है, आसपास ऐसा लगता है कि ये कहीं तैर रहा है, तो इस प्रकार का जो नेशनल पार्क है हमारा मणिपुर के अंदर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना जो है कब की गई थी? राजस्थान के अंदर कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 1985 के अंदर हुई थी, 1964 के अंदर हुई थी, या फिर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी? क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है? बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना जो है 1954 में की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट क्या है? फसलों के बचे हुए भाग, कांच, प्लास्टिक या फिर सुइयां। तो हमें पता है जैव निम्नीकरण भाग होते हैं फसलों के बचे हुए भाग। जैव निम्नीकरण इन द सेंस कि जीवों के द्वारा उस पदार्थ को या उस चीज को यहाँ पर अपघटित किया जा सकता है। तो फसलों के बचे हुए भाग को आसानी से जीवों के द्वारा अपघटित किया जा सकता है। कांच को नहीं किया जा सकता है, प्लास्टिक को नहीं किया जा सकता है, सुइयों को नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि खेजड़ली के बलिदान से संबंधित है। जो खेजड़ली वृक्ष होते हैं वो किसके बलिदान से संबंधित है? बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, अरुंधति रॉय या फिर अमृता देवी। तो अमृता देवी हमें पता है विष्णुई समाज है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया था उन वृक्षों से चिपक कर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य यहाँ पर नहीं माना जाता है? असम को, केरल को, पश्चिम बंगाल को या छत्तीसगढ़ को। तो हमें पता है कि असम के दार्जिलिंग में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन क्वेश्चन घुमाकर यूं पूछा गया कि इनमें से किस राज्य के अंदर चाय का उत्पादन नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। असम होता है, केरल में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी का अकेले उत्पादन कर लेता है? तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो कॉफी का उत्पादन होता है वो कर्नाटक के अंदर होता है। अकेले खुद 70% से ज्यादा ये राज्य ऐसा है जो कि कॉफी को उत्पादित कर लेता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है कि एक कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधों को देखा जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से कौशल के आकलन की संभावना यहाँ पर नहीं है? मतलब बच्चों का कौन सा आकलन यहाँ पर विकसित नहीं होगा? बच्चों ने क्या कोई प्रयोग किया है, बच्चों ने चर्चा करी है, बच्चों ने प्रश्न पूछा है, बच्चों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करवाई है या करी है? तो किस चीज़ की संभावना यहाँ पर नहीं है? बच्चों ने चर्चा, डिस्कशन डेफिनेटली किया है, बच्चों ने प्रश्न पूछा और बच्चों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति ली और सामने से उनके विचारों को जाना है, समझा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? सेमिनार विधि, क्रियात्मक शोध विधि, केस स्टडी या फिर इनमें से सभी। हमें एक समस्याग्रस्त बालक का पता लगाना है, वो किसी समस्या से पीड़ित है, वो कौन सी भी समस्या यहाँ पर हो सकती है, चाहे वो क्लास से जल्दी भाग रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो इस प्रकार के बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं केस स्टडी। उसका गहन अध्ययन जाकर हमें करना होगा कि आखिर उसके पीछे के रीजन क्या है, बच्चा यदि इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को देखेंगे। भूकंप की तरंगों की तीव्रता किससे मापी जाती? थर्मोमीटर पर, बैरोमीटर पर, रिक्टर पैमाने पर। हमें पता है कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक यहाँ पर दामोदर नदी को कहा जाता है। राइट, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार का शोक जो है कोसी नदी है। ठीक है, ये अपनी बार बार दिशा परिवर्तन के लिए और पूरे बिहार के अंदर बाढ़ लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बोला जाए कि काफ़ी ज़्यादा आती है इसके अंदर, इसीलिए इसे शोक के नाम से कंसीडर यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। कुछ प्रश्नों को पढ़ना है और आपको आंसर यहाँ पर करना है। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई? क्वेश्चन मार्क। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया और मेरी शक्तियाँ क्या थी और मुझे सचमुच कठिन क्या लगा? ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं? मतलब टीचर या बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर? शिक्षकों का स्व आकलन हो रहा है, ठीक है, या फिर बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन हो रहा है, शिक्षक का समग्र आकलन हो रहा है, ठीक है, या फिर बच्चों का स्व आकलन यहाँ पर हो रहा है। तो क्या चीज़ें हो सकती है? ठीक है, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया कि ये बातें शिक्षक के द्वारा कही गई है या फिर एक बच्चे के द्वारा कही गई है। यदि आप इसको एज अ टीचर किस तरह कंसीडर करेंगे तो मैंने क्रियाकलाप बच्चों को जब एक्टिविटी करवाई तो उसकी कितनी अच्छी योजना बनाई थी, इसका अनुसरण कितना अच्छा किया, शक्तियाँ क्या थी, उसमें कठिन चीज़ें क्या थी, टीचर खुद का आकलन कर सकता है और साथ ही सेम एज इट इज़ ये सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया है कि बताइए
दच्चीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर? तो दच्चीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड का पाइका क्या है? झारखंड में जो एक पाइका होता है वो एक प्रकार का लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या फिर चित्रकला है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर आंसर करेंगे। झारखंड का पाइका क्या होगा? झारखंड का पाइका एक प्रकार का लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा कैसी होना चाहिए? रूखी और बच्चों के लिए समझने में कठिन हो, परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए? तो डेफिनेटली बच्चों के जो वास्तविक जीवन से वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 17 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की भूमि का सही मिलान यहाँ पर जो नहीं है वो आपको बताना था, ठीक है? यानी कि जो रॉन्ग है वो आपको बताना था। लोक नृत्य दिया हुआ है और इधर आपके राज्य दिए हुए। क्या बिहू आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है? भांगड़ा गिद्धा पंजाब का है, दांडिया भवाई गुजरात का है, नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? साथ साथ ये राम लिए गए, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। डी से स्टार्ट करते हैं। नौटंकी उत्तर प्रदेश, नौटंकी और रासलीला जो है उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। डांडिया भवाई गुजरात में मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। भांगड़ा गिद्धा पंजाब में मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बिहू तो असम के अंदर मनाया जाता है, राइट? तो ये आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर बहुत ही गलत लिख दिया है। तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बिहू तो मनाया जाता है असम के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? तो इस तरीके से लोक नृत्य लोकगीत से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड के अंदर, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर के अंदर? तो बम्बू नृत्य युद्ध से संबंधित है, ठीक है? कहाँ पर? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि बम्बू नृत्य संबंधित है किससे? युद्ध से या फिर इस तरीके से? तो वो युद्ध से संबंधित है। और कहाँ पर मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है मेघालय के अंदर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, ठीक है? मतलब बहुत सारे एनिमल्स के चित्र दिए गए और बच्चों को सिर्फ उन एनिमल के चित्रों पे रंग भरना था जो कि उनके घरों में नहीं रहता, मतलब जंगली एनिमल, जंगली पशु जो होंगे उनके ऊपर कलर भरना है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी टीचर जो है बच्चों को करवा रहा है, तो उसके पीछे के उद्देश्य क्या होता है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना और डाटा संग्रह का विकास करना। तो हमें पता है कि बच्चे से काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, बच्चों की अवलोकन करने की क्षमता भी बढ़ेगी क्योंकि वो अलग अलग देखेंगे ना, और वो वर्गीकरण भी कर पाएंगे कि यानी कि जंगली एनिमल कौन से और घरों में रहने वाले जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर जो है यानी कि हमारे जो पेट एनिमल्स है वो कौन से है। तो बच्चा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी कर पाएगा, लेकिन इससे वो डाटा संग्रह तो कर नहीं रहा, उसके पास चीज़ें ऑलरेडी है। यानी कि ए, बी और सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात हम लोग करेंगे। राजस्थान में पोमचा किसे बोला जाता है? आपको एक बार राजस्थानी वेशभूषा के बारे में पढ़ाया गया था, राइट? जिसमें हम लोगों ने पोमचा को देखा था। तो क्या महिलाओं की ऊनी शाल है, महिलाओं का पीले रंग का घाघरा है, पुरुषों के पीले कलर के साफे होते हैं वो हो सकता है, और महिलाओं के विशेष प्रकार की ओढ़नी, डेफिनेटली महिलाओं के विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है जिसे पोमचा यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है? अब ये पोमचा भी आप इस शब्द को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस प्रकार की जो ओढ़नी होती है, इस प्रकार की जो चुन्नी होती है ना, उसके अंदर कमल बना हुआ रहता है, ठीक है? कमल कुछ इस तरीके का होता है। तो इस प्रकार के कमल की छोटी छोटी से आकृतियां बनी हुई रहती है, तो ये उसी से संबंधित है पोमचा। तो ये पोमचा जो है महिलाओं के विशेष प्रकार की ओढ़नी को यहाँ पर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 की बताइए प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला कहाँ पर प्रसिद्ध है? इन 4 ऑप्शन में से थेवा कला जो है कहाँ पर प्रसिद्ध है? मीनाकारी थेवा कला कहाँ पर प्रसिद्ध है? बीकानेर के अंदर, प्रतापगढ़, जयपुर या फिर जोधपुर के अंदर? जो थेवा कला प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है हमारी प्रतापगढ़ की, राइट? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थलाकृति आपदा कौन सी है? आपसे आपदा और महामारी से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्थल पर आने वाली आपदा, क्या वो चक्रवात है, क्या वो महामारी है, क्या वो भूकंप है या फिर वो अतिवृष्टि? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भूकंप एक प्रकार की बोल सकते हैं स्थलाकृति आपदा है, महामारी मानव निर्मित आपदा हो जाएगी और ये हमारी स्थलाकृति आपदा के अंदर नहीं आते हैं, राइट?
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आंसर करेंगे। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगर आपको ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने तो आपको कहाँ जाना होगा? अजमेर, पुष्कर, पाली या फिर करौली? तो हमें ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पुष्कर, राइट। तो अजमेर में पुष्कर के अंदर ये स्थित है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर मंदिर, पुष्कर में ये स्थित है, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। पानी को ठंडा रखने के लिए जो बादला कहाँ बनाए जाते हैं? देखो पानी को ठंडा रखने के लिए बादला क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये सभी आपके राजस्थान शब्दावली की शब्द होते हैं। बादला हम लोग पानी की बोतल को देखते हैं, राइट। पानी की बोतल कुछ इस तरीके की होती है। अब उसको यहाँ पर कवर किया जाता है, कवर किया जाता है ताकि पानी जो है लंबे समय तक यहाँ पर ठंडा बना रहे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बोतल के लिए जो कवर होता है उसे यहाँ पर बादला बोला जाता है, बोतल का कवर, ठीक है। इस प्रकार की जस्ते वगैरह की जो बॉटल्स आती है उसको अच्छे से यहाँ पर कवर किया जाता है, अच्छे अच्छे तरीके के डिज़ाइन के कवर बनाए जाते हैं, जिसे बोला जाता है बादला। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का, जोधपुर का, बीकानेर का या फिर उदयपुर का? तो ये प्रसिद्ध है हमारा जोधपुर का। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बादला क्या होता है अगर ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसा अभी पूछा गया था कि पोमचा क्या है, तो पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी होती है, ठीक है। और पोमचा का मतलब क्या होता है? कमलाकृति हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो अभी आपसे पूछा जाए कि बादला क्या होता है, तो जो बॉटल्स होती है, पानी की बॉटल होती है, उसको यहाँ पर जो कवर पहनाए जाते हैं उसे बादला कहा जाता है। तो ये जोधपुर के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल से करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1979 में, 1989 के अंदर, 1997, 1997 या फिर 2015 में? अभी मिला है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1989 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा राजस्थान में 1989 के अंदर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसर करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, वही कॉलम वाला प्रश्न आपसे पूछा गया और आपको बताना है कि कौन सा कोड यहाँ पर मैच कर रहा है, फिर कौन सा कोड यहाँ पर मैच कर रहा है। तो बिरहा ब्रजभूमि से संबंधित है, रसिया बुंदेलखंड से, आल्हा पूर्वांचल से और कजली जो है अवध से संबंधित है। तो अभी हमने कल इवनिंग में जो एक सेशन कंप्लीट किया था उसमें हमने देखा था कि कजली कहाँ का नृत्य, तो हमने वो आंसर वहाँ पर कुछ इस तरीके से किया था, तो जिससे कनेक्ट हो रहा है कि कजली जो है अवध में प्रसिद्ध है। आपको पता होगा डी का 4 हो गया, यानी कि ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है और ये आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। यानी कि हम लोग बी को पूरा हटा सकते हैं और डी को यहाँ पर पूरा हटा सकते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, या तो ए सही होगा या फिर हमारा सी सही हो सकता है। अब बिरहा कहाँ का है, ठीक है, ये लोकगीत कहाँ का है, पूर्वांचल का है, ठीक है। तो ये 3 वाला यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट होगा। और पूरा मिला लेते हैं, बिरहा जो है पूर्वांचल का है, रसिया ब्रजभूमि का है, ठीक है, आल्हा जो है कहाँ का है, बुंदेलखंड का, और कजरी हमारा अवध का है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से कोड वाले बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए पहले से रेडी रहें कि हाँ एक पेपर में एक क्वेश्चन तो जरूर से बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आंवला क्या है, ये आपके राजस्थानी जो आभूषण है इससे पूछे गए प्रश्न। यदि आपने कोई भी सेशन यहाँ पर मिस कर दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर प्लेलिस्ट की लिंक रखी हुई है। रीट EVS फ्री क्लासेस करके एक प्लेलिस्ट रखी हुई है, थ्योरी सेशन है सारे उसके अंदर विद क्विज, तो आप जाकर उन सेशंस को भी देख सकते हैं। आंवला गले का आभूषण है, सिर का आभूषण है, पैर का आभूषण है या फिर कमर का आभूषण है? तो आंवला एक प्रकार से पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में किस प्रकार से विस्तार है? क्या ये हिंदुमल कोटा यानी कि गंगानगर से लेकर बासाखर यानी कि बाड़मेर तक जाती है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। उसकी बात की गई कि राजस्थान की कौन कौन सी सीमा से लगती हुई जाती है। ये कोणागांव यानी गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक जाती है। हिंदुम कोटा गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक जाती है। कोणागांव गंगानगर से वाखानगर बाड़मेर तक ये जाती है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैप को देखना पड़ेगा कि जो भारत पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा है ये कैसे लगती है और कहाँ कहाँ लगती है। तो सबसे पहले पूरे इंडिया के मैप को देखते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे राजस्थान के मैप की तरफ। ये आपका राजस्थान है, इसकी राजधानी जयपुर हो गई। ये कुछ इस तरीके से रेड क्लिफ रेखा जाएगी, इस तरफ आपका पाकिस्तान पड़ेगा। तो ये इस एरिया में मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, राजस्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो रहा है। इधर आपका गुजरात आ गया, ठीक है, इधर आपका ऊपर की साइड पंजाब आ गया, ये पंजाब आ गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये ऊपर तक जाएगी लाइन। लेकिन राजस्थान के पर्टिकुलर कौन कौन से कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है ये आपको बताना था। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको राजस्थान के मैप पर लेकर चलते हैं।
राजस्थान का मैप कहाँ है, देखो राजस्थान के मैप को देखते हैं और फिर पता करते हैं कि रेड क्लिफ रेखा कहाँ पर आएगी। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहीं से श्रीगंगानगर से लेकर ये यहाँ पर आ जाएगा आपका बाड़मेर, बीच में आपका जैसलमेर पड़ जाएगा, बीकानेर पड़ जाएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से चलेगी। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि बताइए कहाँ से कहाँ तक ये लाइन चलेगी, रेड क्लिफ रेखा जो है कहाँ से कहाँ तक चलेगी। तो हिंदुमल कोटा यानी कि गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक ये लाइन चलती है, रेड क्लिफ रेखा मिलेगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो सबसे पहले पायरोमीटर का मतलब आप समझ लो। पायरो का मतलब होता है अति उच्च। तो अति उच्च तापमान को आप किसके थ्रू मेजर कर सकते हो, ताप विद्युत तापगामी के द्वारा, विकिरण के द्वारा, गैस तापमापी के द्वारा या फिर द्रव तापमापी के द्वारा। तो किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं, पायरोमीटर किसे कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी को यहाँ पर कहा जाता है पायरोमीटर, जो उच्च तापमान को मेजर करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। किसके माध्यम से, विकिरणों के माध्यम से यहाँ पर हम लोग किसी का तापमान, टेम्परेचर कितना है उसको यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। गुजरात के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादित राज्य है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादित राज्य है, नमक का सबसे बड़ा उत्पादित राज्य है और यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादित राज्य है। तो कौन सा स्टेटमेंट गुजरात को लेकर करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादित राज्य है, तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, यह गुजरात को लेकर करेक्ट नहीं है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो आज के सेशन में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जिसमें से हमने कुछ राजस्थान के क्वेश्चन थे, कुछ नॉर्मल आपके पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन थे, कुछ आपका शिक्षण शास्त्र था। तो स्कोर आपका क्या रहा है कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ताकि इसी तरीके से हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखें। ओके, तो सेशन को ओवर करते मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी थ्योरी सेशन आपका पहले मिस हो चुका है तो आप उसे ज़रूर से कंप्लीट कर लें, ताकि कुछ क्विज करने के बाद हम लोग वापस से थ्योरी सेशन पर आएंगे, तब तक आपका साथ के साथ सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।